अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान सागर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अकरम चौहान साहब। तो आज हम बात करेंगे, आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 मैच था और उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पाकिस्तान सीरीज़ तकरीबन हार चुका है। आखिरी जो T20 है वो खेला जाएगा। तो आज जानते हैं चौहान साहब से कि वो टीम जो इंग्लैंड को टेस्ट में हराती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में जो है वो बेहतरीन डोमिनेट करके शिकस्त देती है, तो वो T20 में इतनी कमज़ोर क्यों नज़र आई कि T20 में हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि वही पुरानी जो टीम थी और वही मतलब पुराना अंदाज़ और कप्तानी का भी मतलब पुराना वो था। बॉलर्स ने अपना काम किया लेकिन बैट्समैन जो है वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो चौहान साहब से जानते हैं इसकी वजूहात क्या हैं और मतलब क्या T20 में पाकिस्तान सिर्फ ओडीआई और टेस्ट की हद तक वो रहेगा या T20 में भी कुछ कर पाएगा। चौहान साहब, आपके ख़्याल में सबसे, अगर मैं आपसे पूछूं शिकस्त की एक वजह अगर बताएं बड़ी, तो आपके ख्याल में क्या वजह है आज की T20? एक तो पाकिस्तान टीम में मैं ये देख रहा हूँ कि चूँकि ओडीआई सीरीज़ के बाद जैसे लड़के निस्बतन थोड़े से तब्दील हुए, लेकिन उसमें ये है कि जो प्लेइंग 11 वो लेके चल रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे एक चीज़ जो आज सब देख के थोड़ा सा हैरान भी हुए और वो पाकिस्तान की शिकस्त की एक बुनियादी वजह है, बिसाइड फील्डिंग, जो कि हमने 6 कैचेस अराउंड छोड़े, तो वो रिजवान और बाबर का जो है वो ओपनिंग पेयर के तौर पर मैच में जो है वो करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि स्ट्राइक ना तो ये रोटेट करते हैं, ना ये रन रेट को इस तरह से लेके चलते हैं, जिससे फिर नीचे वाले बैट्समैनों पे जो है वो गैर ज़रूरी प्रेशर आता है और फिर वो रन्स निकालने के लिए फिर वो विकेट थ्रो करते हैं और फिर वो पाकिस्तान टीम पे एडिड प्रेशर आता है। इसकी यही वजह थी कि आज नीचे शाहीन से भी कुछ नहीं हो सका, नसीम शाह भी नहीं कर सके और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मकसद किसी भी मौके पे ऐसा नहीं आया कि डोमिनेटिंग यानी कि था। मकसद इरफान उस्मान की पार्टनरशिप के दौरान थोड़ा सा बेहतर लगा, लेकिन चूँकि वो निस्बतन इनएक्सपीरियंस थे तो वो उस चीज़ को जो है वो कंक्लूड नहीं कर सके, उस मैच को उस तरह से ले जाकर आखिर तक उसको अख्ताम पर जाके इन ना तजुर्बेकारी की वजह से वो कैंगरूज के। चौहान साहब, ये बताएं कि क्या आपके ख्याल में साइम अयूब को नहीं होना चाहिए था T20 में? ओडीआई खिला के उनको वापस भेज दिया गया। ओपनिंग जो है वो साइम अयूब से बेहतर ओपनिंग T20 का प्लेयर आपको कौन मिलेगा जो बेस्ट स्पेशलिस्ट प्लेयर है ही T20 का? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हथियार जो है ना इरफान साहब, वो है एग्रेशन। वो क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट खेले ना, टेस्ट में हो, ओडीआई में हो या T20 में हो, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन से अपने ओपोनेंट को जो है वो लेते हैं। साइम अयूब निस्बतन यंग है, इस उम्र का बच्चा जो होता है, यंगस्टर जो होता है, वो थोड़ा सा उसके अंदर एक जोश और एक करेज होती है फेस करने की, और वो T20 क्रिकेट तो उसकी एक्सपर्टीज़ में से था। उसको मकसद भेज के इन्होंने मकसद, और फिर जिस तरह से बाबर और रिजवान का जिस तरह से 148 के टारगेट को चेज़ करने के लिए फिर से ओपनिंग पेयर की सूरत में आना जो था वो पाकिस्तान के लिए इतना मकसद फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। ऊपर चूँकि आपके पास 6 ओवर्स होते हैं जिसके अंदर आपको रन्स निकालने होते हैं, तो वो पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाने में एक बार फिर नाकाम रहा और फिर रिजवान और बाबर उस तरह से रन्स कर भी नहीं सके कि वो कोई बड़ी पार्टनरशिप देते, तो फिर टेल के पास ये मौका होता कि चूँकि इनिंग का आगाज़ मुस्तहकम होता तो वो नीचे जाके जो है वो तेज़ी से रन्स निकाल पाते। एक तो रन्स भी नहीं बने और फिर विकेटें भी मुतवातिर गिरते रहीं, तो फिर वो नीचे की जो लोअर ऑर्डर था, मिडिल ऑर्डर था, उसके ऊपर का वो मामला नहीं था। अच्छा, ये बताएं चौहान साहब, आज हमने बॉलिंग में ये देखा कि हारिस रऊफ़ ने बेहतरीन बॉलिंग की, उसके बाद अब्बास आफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की लाइन और लेंथ को क्या हो गया? ये ओडीआई में बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, आज फिर अचानक ये क्या हुआ कि दोनों जो है वो आज उनकी बड़ी पिटाई हुई और बिल्कुल महंगे साबित हुए आज। और हारिस रऊफ़ जो है वो विकटें भी ले गए और 4 विकटें वो ले चुके हैं हारिस रऊफ़, और अब्बास आफरीदी ने भी विकटें ली। उसमें सबसे अलार्मिंग चीज़ जो इरफान साहब मुझे नज़र आई ना पहले T20 में, जो देख के मैं बड़ा हैरान हुआ, और एक फास्ट बॉलर के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि मैक्सवेल ने जिस तरह से इनको फास्ट बॉलर होते हुए इनको रिवर्स स्विच हिटिंग की, हाँ, तो वो रिवर्स शॉट्स में मारे। उसकी इम्प्रोवाइजेशन ठीक है, बहुत आला है, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत हैं, उसकी करेज और उसके अंदर एक है, एक्सेल करता है वो। लेकिन ये नसीम शाह और शाहीन आफरीदी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम है कि एक बैट्समैन उनको बिल्कुल एक मीडियम पेसर के तौर पर ट्रीट कर रहा है। और जो मुझे वाज़े तौर पर मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शाहीन आफरीदी की पेस में बहुत ज़्यादा कमी भी आ चुकी है, और उसका जिस तरह से
वो अपनी इनिशियल कैरियर के इनिशियल स्टेज में इस तरह से वो पेस से गेंद करते थे और स्विंग उनका होता था, वो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही। और नसीम शाह का मुझे जो नज़र आ रहा है वो डिस्क्लोज अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल जहाँ तक है कि नसीम शाह को कुछ फिटनेस इश्यूज़ हैं और कुछ उनका वेट भी मुझे बढ़ा हुआ लग रहा है, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर के लिए वज़न बढ़ना जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। फास्ट बॉलर जो है वो स्प्रिंट करता हुआ आएगा, जितना वो तेज़ आएगा उतनी ही तेज़ वो गेंद करेगा। तो नसीम शाह का वो पेस भी नज़र नहीं आ रहा और उनका लोअर नहीं, लेकिन चौहान साहब आपको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले ही ओडीआई जो है वो उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, नसीम शाह की लाइन और लेंथ और उसकी शाहीन आफरीदी की, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो लाइन और लेंथ मिसिंग थी आज, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, वो है, लेकिन चूँकि ये 20 ओवर का गेम है ना, तो ओडीआई में फिर भी बैट्समैन थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा सिंगल डबल पे फोकस करता है। लेकिन चूँकि ये टोटली 120 बॉल्स का गेम है और इसमें एक बॉलर 4 ओवर कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो बैट्समैन निस्बतन हम थोड़ा सा इसके अंदर ये होता है कि हम थोड़ा सा स्लो जाते हैं। लेकिन दूसरी टीमें और ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, वो कभी भी किसी भी सूरत हाल में जो है ना, वो रन्स का अपना जो अंबार लगाना है या जिस तरह से वो एग्रेशन से एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वो कभी भी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनकी 4 विकेटें भी गिरी होंगी, उनका जो 6 नंबर का बैट्समैन आएगा वो तेज़ी खेलेगा। तो हमारे प्लेयर्स को ये चीज़ थोड़ा सा देखना भी चाहिए। और फिर शाहीन आफरीदी वाला और नसीम शाह को ये चीज़ भी है कि चूँकि बॉल इतना ज़्यादा पुराना नहीं हो पाता, वो शुरू के चूँकि ओवर्स करते हैं तो वो उनके लिए रिवर्स स्विंग वाला इतना सच नहीं होता, तो उनके लिए ड्रॉबैक है। लेकिन जब लोअर स्टेजेस पे या इनिंग के आखिरी हिस्से में जब उनको बॉल करने के लिए मिलता है तो भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और उनका ओडीआई सीरीज़ में ठीक है, शाहीन ने 8 आउट किए थे, 8 किए थे आई थिंक, या मुझे सही एग्जैक्ट सहन में नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने आउट किए थे। लेकिन शाहीन का अब आज आप देख लें कि उन्होंने 4 ओवर में 39 रन दिए बिल्कुल, और नसीम शाह ने 44 रन दिए। लेकिन इतना मार पड़ने के बावजूद तकरीबन 10 और 11 की एवरेज से उन्होंने रन दिए हैं। तो कम से कम 1-1, 2-2 विकेट तो उनको मिलनी चाहिए। जब बैट्समैन इतना ज़्यादा उनको चार्ज कर रहा है और उनके ऊपर जाके वो उस मकसद हिट नहीं, तो हारिस रऊफ ने डैमेज कंट्रोल किया। हारिस रऊफ ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग बहुत की, ज़्यादा किया, और अगर वो नहीं करते तो बड़ा स्कोर होता। 200 के करीब ये लोग ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, ये चौहान साहब, ये विकेट क्या इतनी मुश्किल थी? जो रिजवान भी आज हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, लेकिन वही आपके जो उस्मान हैं वो 50 बना लेते हैं, और आपके जो है लड़का नया जो आया है इरफान, उसने भी बैटिंग की, पार्टनरशिप उनकी लगी। तो मतलब क्या रिजवान और बाबर के लिए ये विकेट सिर्फ उनके लिए मुश्किल थी, ओपनर्स के लिए नहीं? वो एक्सक्यूज़ देने की उन्होंने कोशिश करी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, चूँकि वो पे बैक नहीं कर सका, तो उसको रिजवान थोड़ा सा उसको ढाल बनाना चाह रहे थे पिच को। लेकिन एज सच पिच के अंदर ऑस्ट्रेलियन पिचेस नॉर्मली बाउंसी होती हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर स्ट्रगल करना पड़ता है, ख़राब बॉल का इंतज़ार करना पड़ता है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी बैट्समैन करता है, अच्छी बॉल को भी हिट करता है, बाज़ वो बैट को लॉन्ग हैंडल यूज़ करके इस तरह से करता है या गैप्स ढूंढता है वो, जो कि हमें ऑस्ट्रेलियन में नज़र आया पिछले मैच में। जैसे मैक्सवेल ने अच्छी बॉल्स को भी हिट किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हौसले और बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ खेले। तो रिजवान का मैं ये समझता हूँ कि वो शायद वही गलती कर रहे हैं जो किसी दौर में बाबर ने बतौर कप्तान की थी, कि वो दोस्तियाँ निभाने के चक्कर में, और जिस तरह से बाबर आजम मोहम्मद नवाज़ को खिलाया करते थे, शादाब खान को खिलाया करते थे, इमाम उलग को खिलाया करते थे, उस्मान कादिर को उन्होंने खिलाया और अपनी कप्तानी का उन्होंने सत्यानाश किया। तो रिजवान को खैर ये एक्सपेरिमेंट मैं एडवाइस ये करूँगा कि वो ना करें, और जो बेस्ट पॉसिबल 11 है वो उसको खिलाएं, और फिर जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इसको क्लब मैच नहीं बनाएं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बैट्समैनों के नंबर आप रखें। कोई पक्का नंबर नहीं रखें कि बाबर ने चौथे पे ही जाना है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि बाबर को छठे पे भेजना चाहिए तो बाबर को छठे पे भेजें, अगर उनको तीसरे पे आना है रिजवान को तो वो तीसरे पे आ जाए। लेकिन ये जो दोस्तियाँ यार ये निभानी है या बाबर के मशवरे पे ऊपर वो जाके रन्स करने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई पे बैक करेगा। पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, और सीरीज़ तो वैसे ही हाथ से चली गई है, तो कम से कम आगे अब जिम्बाब्वे का टूर है, तो ये आखिरी मैच कम से कम इनको ज़रूर जीतना चाहिए, ताकि इनको जिम्बाब्वे के जो सीरीज़ है उसके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके। वरना 3-0 अगर ये जाएंगे तो फिर डेफिनेटली मोरल डाउन होगा टीम का, और उसमें इनका प्लान भी है पीसीबी का कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को वो रेस्ट देते हैं। तो अगर रेस्ट देते हैं तो उसमें डेफिनेटली फिर प्लेइंग 11 डिफरेंट होगी, फिर वही एक्सपेरिमेंट्स होंगे, फिर वो कॉम्बिनेशन भी डिस्टर्ब होगा। तो पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात हों। तो जिम्बाब्वे इतना खैर मजबूत ओपोनेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी दिन किसी को हरा सकती है और किसी से हार भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम चौहान साहब। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।